करते हैं आप लोगों का कॉन्सेप्ट एजुकेशन में। पिछले लेक्चर से आज का लेक्चर हम लोग थोड़ा सा एक स्टेप और आगे बढ़ेंगे। कॉमन एमिटर एम्पलीफायर में यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि कॉमन एमिटर एम्पलीफायर में अगर आपका लोड एक अलग से भी लगा हो तो उस केस में हमारे जो कैलकुलेशन होती है उसमें क्या चेंजेस आएंगे, इसका थोड़ा सा इफेक्ट जरूरी है समझना। चीज़ें इसमें बहुत सारी होती हैं लेकिन फिर भी इस स्टेप को समझना ज़रूरी है। इसमें एक एग्जाम्पल ले करके हम लोग इन चीज़ों को देख लेते हैं। सपोज दैट एक कॉमन एमीटर का हम लोग क्वेश्चन ले लेते हैं और कॉमन एमीटर में कुछ इस तरीके का दिया हुआ है। यहाँ पर 12 वोल्ट लगा हुआ है, यहाँ पर एक कैपेसिटर लगा हुआ है, इसके साथ में एक लोड भी लगा हुआ है। अब ये लोड मान लीजिए 3 किलो ओम का लगा हुआ है और ये आपका 2 किलो ओम का लगा हुआ है। और यहाँ पर आपसे V0 ये V0/VI पूछा गया है, या इसमें जाने वाली करंट I0। एक चीज़ यहाँ देख लीजिएगा, डायरेक्शन जो हमने I0 की बनाई है, यह सभी लोग ध्यान से सुनिए इसमें कि जो हमारी डायरेक्शन है वो I0 की, दैट इज V0 टू ग्राउंड। इससे यहाँ पर जो ड्रॉप होगा V0 का वो प्लस ऊपर बनेगा माइनस नीचे बनेगा। तो हमसे इसमें 4 चीज़ें पूछी जाती हैं। पहली चीज़ आपसे पूछी जाएगी AI डैश। अब AI डैश लिख देते हैं या आपसे I0/II पूछ लेंगे। I0/II। II कौन सी करंट है? जो सोर्स से निकलने वाली करंट है, इसके रेस्पेक्ट में। फिर ZI आपसे पूछ लेंगे, ZI वही V/IB। फिर AV आपसे पूछ लेंगे, AV/VC/VBE होता है। AV डैश पूछा जाता है, दिस इज द V0/VI। जहाँ डैश लग जाएगा वो इसका मतलब है कंप्लीट आपसे पूछा जा रहा है। और बाकी Z0 डैश जो आपका है, Z0 एंड Z0 डैश। नोटेशन वाइज लिखेंगे तो Z0 डैश हम लोग यहाँ पर लिखेंगे, केवल Z0 अगर लिखेंगे तो यहाँ पर Z0 लिखेंगे, ZI लिखेंगे तो यहाँ पर ZI लिखेंगे। इनपुट में कोई रेजिस्टेंस अभी नहीं इंट्रोड्यूस है, इस वजह से ZI डैश एक ही रहेगा, तो उसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो ये हमारा एक क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है, तो यहाँ पे कहाँ पे गलतियाँ होंगी, कहाँ पे चीज़ें आएंगी, उसको हम लोग यहाँ पर देखते हैं। तो सबसे पहले तो हमारा काम ये है कि हम इसका बनाएंगे AC इक्विवेलेंट मॉडल। इसको हम यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं। तो सबसे पहला हमारा काम ये है कि AC इक्विवेलेंट मॉडल इसका बनाना। AC इक्विवेलेंट मॉडल बनाएंगे। AC इक्विवेलेंट मॉडल बनाने में आपको पता है कि जितनी सप्लाई है उसको ग्राउंड कर देना है, जितने कैपेसिटर हैं उसको हमें शॉर्ट कर देना है। तो फिगर हमारा बन जाएगा, ये इस तरीके का फिगर हमारा बन जाएगा। अब इसका आपको बनाना है H पैरामीटर मॉडल। H पैरामीटर मॉडल, H पैरामीटर मॉडल में सबसे पहले HI लगेगा, HREVC लगेगा, HFEI भी लगेगा, 1/HOE लगेगा। और यहाँ पर 2 रेजिस्टेंस आपको लगाने हैं। ये चीज़ें आप पहले भी देख चुके हैं, इसकी वैल्यू को एक बार लिख देते हैं। पहले ये IB हो गया, ये HREVC हो गया, दिस इज द HI। यहाँ पर आपने
वी आई लगा दिया। अब ये कलेक्टर है हमारा, तो कलेक्टर से ग्राउंड के बीच में ये देखिए 2K का रेजिस्टेंस है। तो कलेक्टर ये है, कलेक्टर पॉइंट ये है, एमीटर ग्राउंड है, एमीटर को ग्राउंड कर दिया गया है, एमीटर पॉइंट ये है, बेस पॉइंट ये है। तो कलेक्टर से आपका एमीटर के बीच में एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है 2 किलो ओम का, तो ये 2 किलो ओम का रेजिस्टेंस लग गया। अगेन इसी कलेक्टर से एक और 3K का रेजिस्टेंस लगा हुआ है ग्राउंड के बीच में, तो ये 3K का रेजिस्टेंस हो गया। और यहाँ हो गया V0 और यहाँ हो गया ग्राउंड। ये प्लस है, ये माइनस है। अब यहाँ आपको I0 जो करंट है वो कलेक्टर से ग्राउंड के बीच में 3K में फ्लो होने वाली करंट है। इसका मतलब है कि I0 करंट हमारी कहाँ फ्लो हो रही है उसको पहले आप बनाइए। तो I0 करंट हमारी यहाँ फ्लो हो रही है, I0 करंट हमारी यहाँ फ्लो हो रही है, और जबकि IC करंट जो हमारी फ्लो होती है वो यहाँ फ्लो होती है। IC करंट आपकी यहाँ पर फ्लो होती है। तो ये जो मॉडल हमारा बना, दिस इज द कंप्लीट मॉडल ऑफ दिस सर्किट। ये जो सर्किट है इसका हम लोगों ने मॉडल एक बना लिया। अब बात आती है इसके कैलकुलेशन की, कि अब इसको कैलकुलेशन हमें कैसे करना है। तो सबसे पहले जो बेसिक हमारी चीज़ें हैं, जो 4 चीज़ें हम लोग निकालते हैं, सबसे पहले तो वही निकाला जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग AI निकालते हैं इसमें, और ये रेशियो होता है IC/IB का। तो इसमें जो हम लोग लिखेंगे वो लिखेंगे HFE/1 प्लस, अब बोर्ड पे ज़रा ध्यान से देखिए, कैलकुलेशन अभी आप मत करने लगिएगा, पहले उसको समझ लीजिए। अब यहाँ पर जो हम लोग RC लिखते थे वो RC ना लिख करके अब हम RL लिखेंगे, बल्कि RL डैश कहिए, इसको लिखेंगे RL डैश। अब RL डैश क्या चीज़ है? अभी तक तो हम लोग RC लिखते थे, एक रेजिस्टेंस दिया होता था, उसी रेजिस्टेंस को हम लोग लिख देते थे, 3 किलो ओम है या 2 किलो ओम है या 4 किलो ओम है या 10 किलो ओम है। अब इसे यहाँ पर तो दो रेजिस्टेंस हैं, तो अब क्या करेंगे? तो अब दोनों रेजिस्टेंस का लिया जाएगा पैरेलल कॉम्बिनेशन। यहाँ पर इन दोनों रेजिस्टेंस का पैरेलल कॉम्बिनेशन लिया जाएगा, और पैरेलल कॉम्बिनेशन बना करके एक रेजिस्टेंस बनाया जाएगा RL डैश, और इसकी वैल्यू हो जाएगी RC इंटू RL अपॉन RC प्लस RL। इसको अगर हम लिखें तो इस रेजिस्टेंस को आप RC बोल सकते हैं, इस रेजिस्टेंस को आप RL बोल सकते हैं। यहाँ भी लिख देते हैं, ये RC है और ये लोड रेजिस्टेंस है। इसका मतलब है कि इन दोनों का आपको क्या लेना है? पैरेलल कॉम्बिनेशन। बस ये ध्यान में रखना है कि जल्दबाजी में कहीं आप केवल 2K ना ले लीजिए, केवल 3K ना ले लीजिए, बल्कि आपको क्या लेना है? 2 और 3 का पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो ये हो जाएगा आपका 6/5 यानी 1.2 किलो ओम। ये चीज़ ध्यान में रखना है, 3×6 अपॉन 3/5 यानी ये 1.2 किलो ओम आपका RL डैश आ जाएगा। अब इसी RL डैश की वैल्यू यहाँ पर पुट करनी है। तो जब भी हम लोग AI निकालेंगे तो यहाँ पर RL डैश की वैल्यू ये जो निकाला है इसको रखना है, यही यहाँ पर गलती होती है। अगर आधी आधी नॉलेज आप लेकर के जाएंगे तो वहाँ पर ये प्रॉब्लम आ जाएगी, और आप उसमें पूरी वैल्यू वही रख करके चले आएंगे, या तो आप 2K रखेंगे या फिर आप 3K रखेंगे, लेकिन यहाँ पर ना 2K रखना ना 3K, बल्कि इसका पैरेलल कॉम्बिनेशन, और वो है 1.2 किलो ओम। इस वैल्यू को लेकर के ही आगे आपको सॉल्व करना है। तो पहला स्टेप हमारा यही होगा कि जब कभी भी आपको इसकी कैलकुलेशन करनी है इस तरीके के सर्किट्स के, तो हमेशा आपको ये चीज़ ले करके ही चलनी है। हमेशा RL डैश निकालेंगे, जहाँ कहीं भी RC आपने रखा था वहाँ सब जगह अब RL डैश आ जाएगा, 1.2K की वैल्यू ही आएगी, उसी से ही हमारी कैलकुलेशन आगे बढ़ेगी। तो अब आप कैलकुलेशन कर सकते हैं, अब आप AI निकाल सकते हैं। अब आपका AI की वैल्यू IC/IB बराबर क्या आ जाएगा? HFE हमारा 50 होता है, अगर स्टैंडर्ड वैल्यूज को लेकर के चलिए। ये कितना था?
24 था सर, 24 इंटू 10⁻⁻6 इंटू 1 प्लस एच ओ ई और अच्छा अच्छा 1.2 इंटू 10⁻3। ये कितना आया सॉल्व करके बताइए। 48.60। कितना आ गया? 48.60। 48.60। ये हमारी करंट गेन आ जाएगा 48.60, जो कैलकुलेट करके बताई गई। तो अभी ये सीधे लिख लीजिए, बाकी अभी कैलकुलेशन करते रहिएगा। अब इसमें अगर हम ZI निकालें तो ZI के फॉर्मूले में हम लोग क्या लिखते थे, HI माइनस HRE AI। यहाँ भी RL डैश ही अब आपको रखना है, यहाँ भी RL डैश ही रखना है। तो 1100 माइनस 2.5 इंटू 10⁻⁻4 इंटू 48.60 इंटू 1.2 इंटू 10⁻3। इसको कैलकुलेट कर लीजिए और बताइए कितनी आई। तक आप लोग कैलकुलेट करिए। तो इधर हम AI लिख देते हैं और ये RL डैश अपॉन ZI। कितनी आई ZI की वैल्यू? कितनी? 108 1085.42। 1085 Yes, sir. 42। 1085.542. 0.54 ओम, यस सर। यानी 1.0855 किलो किलो। ओम। 1.0855 किलो ओम। अब इससे जब हम लोग AB निकालेंगे तो ये हो जाएगा -48.60 इंटू 1.2। यहाँ पे देखिए RL डैश ही लिया गया है, इंटू 10⁻3 और ZI लिखेंगे तो 1.0855 इंटू 10⁻3। इसको भी कैंसिल आउट और इसको सॉल्व कर लीजिए, कितना आया बताइए। 53.72। 53.73। 53.7। 72। 7306। यस। चलिए ए भी बराबर 53.7 माइनस में ये वैल्यू आ गई। और ZO जो वैल्यू आती है वो सीधे कैलकुलेट करेंगे उससे, तो 79 करीब आती है आप लोगों की। HOE माइनस HRE HFE अपॉन HI, ये आपके 79 किलो ओम के आसपास आती है। ये जो 4 पैरामीटर्स हैं ये आपने यहाँ पर निकाल लिए, लेकिन अभी ये कंप्लीट नहीं हुआ, अभी ये क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हुआ। इस तरीके के क्वेश्चन में ये इसके अंदर के पैरामीटर हैं, अभी ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट नहीं होता है। अभी हमें इसमें कुछ और चीज़ें भी निकालनी होती हैं, और वो जो निकालनी है अब उसको इसके आगे हमें समझना है। वो चीज़ें हमारी क्या हैं, वो चीज़ों में सबसे पहले है AI डैश। सबसे पहले हमारा है AI डैश। AI डैश हमारा है I0/II का रेशियो। इसको हमने आपको बताया था, पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि यहाँ पर ये 3 पार्ट में डिवाइड किया जाएगा। I0/IC इंटू IC/IB इंटू IB/II। IC कट जाएगा, IB कट जाएगा, बचेगा क्या, I0/II। तो I0/II को हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं। अब IC/IB आपको पता है, ये IC/IB
आपको मालूम है। ये देखिए, ये वैल्यू आपको गिवन है, ये ऊपर अभी आप निकाल चुके हैं। अब इस पे आते हैं IO बटे IC पे। नाउ कैलकुलेट IO अपॉन IC। अब इसको कैलकुलेट करने के लिए जो आउटपुट का सर्किट है उसको रीड्रॉ किया जाएगा। उसको यहाँ पर हमें रीड्रॉ करना है। ये हमारी थी IC करंट, ये 2K का रेजिस्टेंस था, ये 3K का रेजिस्टेंस था, पीछे के फिगर को आप देख सकते हैं, और ये हमारी I0 थी। ये फिगर हमारा बना हुआ है जो आउटपुट के सर्किट में बना हुआ है। अब इसमें रेशियो निकालने के लिए यहाँ पर हम लोग लगाएंगे करंट डिवीज़न। यहाँ पर हम लोग करंट डिवीज़न लगाएंगे। तो करंट डिवीज़न लगाने के लिए पहले इस करंट को पलट दीजिए, -IC लिख दें, इधर पलटेंगे तो -IC हो जाएगी। अब ये करंट इसमें और इसमें डिवाइड करिए, तो जो I0 हमें मिलेगी वो मिलेगी, जिसमें निकालना होता है उसके सामने वाला रेजिस्टेंस यानी 2K इंटू माइनस में IC जिसको डिवाइड करना है वो, और नीचे दोनों रेजिस्टेंस का एडिशन। ये होता है फॉर्मूला करंट डिवीज़न का। यहाँ लिख देते हैं दिस इज द करंट डिवीज़न। जो लोग नेटवर्क पढ़ चुके हैं उनको तो बहुत अच्छी तरह पता ही है, जिन्होंने नहीं पढ़ा है उनको एक बार यहाँ पे बता दिया है। इसमें निकालना है उसके सामने वाला रेजिस्टेंस 2K अपॉन दोनों रेजिस्टेंस का एडिशन मल्टीप्लाइड बाई जिस करंट को डिवाइड करना है। तो यहाँ से जो हमें रेशियो मिलेगा I0 अपॉन IC वो मिलेगा माइनस में 2/5। ऊपर 2 हुआ, नीचे के कट जाएगा, 3 तो 5 हो जाएगा, और ये वैल्यू आ जाएगी माइनस में 0.4। माइनस में 0.4। तो इसका मतलब है कि I0 बटे IC भी आपको मिल गया। आपको रेशियो में I0 बटे IC भी मिल गया। तो I0 बटे IC अब आपका क्या आ गया, I0 बटे IC आपका हो गया माइनस में 0.4। तो ये वैल्यू भी मिल गई आपको, ये वैल्यू भी मिल गई। अब तीसरी वैल्यू पे आते हैं IB और II पे। इस IB और II की वैल्यू को निकालने के लिए हम अपने पिछले सर्किट पे चलते हैं। इस फिगर को देखिए, यहाँ पर IB कौन सी है, ये वाली है। IB सबको दिख रही है। फिगर में देखिए जो आपका लो फ्रिक्वेंसी मॉडल बना हुआ है उसको आप देखिए, लो फ्रिक्वेंसी मॉडल दिख रहा है, उसमें IB करंट को देखिए। ये वाली करंट क्या है, IB करंट। IB करंट दिख रही है सबको, ये IB करंट है। ये IB करंट इधर, ये पूरा ये सीरीज नेटवर्क है, ये सीरीज है, और II करंट सोर्स से निकलने वाली करंट है। इसका मतलब है कि सीरीज में करंट सेम होती है, और इस फिगर के अकॉर्डिंगली IB और II दोनों सेम है। IB और II दोनों क्या हैं, सेम है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अब हम नेक्स्ट सर्किट को आप देखेंगे तो इसमें आपको लिखना पड़ेगा कि IB बराबर II। अब अगर IB बराबर II है तो II का रेशियो जो II डिवाइड कर दिए तो ये रेशियो हो गया 1। तो इसका मतलब हो गया कि ये भी रेशियो आपको मिल गया IB अपॉन II, दिस इज 1। अब तीनों चीज़ें हमें मिल गई, यानी AI डैश को अगर हम लिख रहे थे तो क्या लिख रहे थे, IO बटे IC, IC अपॉन IB इंटू IB अपॉन II। पीछे से अगर अभी आपने देखा हो तो इसकी वैल्यू थी माइनस में 0.4, IC अपॉन IB की वैल्यू थी 48.60, और IB अपॉन II की वैल्यू है 1। ये हमारा आ गया AI डैश। इसको कैलकुलेट करके बताइए कितना आया।
तो लोग इसको कैलकुलेट करिए, बताइए कितना है। माइनस 19.44। 19.44। 19.44। तो ये हमारा आंसर आ गया, ए आई डैश फाइनल। दिस इज द फाइनल आंसर। फाइनल आंसर का मतलब है कि आई जीरो बटे आई नेट करेंट गेन। दिस इज ऑल्सो नोन एज नेट करेंट गेन। नेट करेंट गेन जब ये कंपोनेंट लगे हुए हैं आरसी और आरएल के लगे हुए हैं, तो आपको अंदर का नहीं निकालना है, बल्कि नेट करंट गेन ही निकालना है कि आउटपुट में करंट और इनपुट में करंट का रेशियो। तो ये आ गया माइनस में 19.44। यहाँ फिर से लिख देते हैं, दिस इज द रेशियो ऑफ आई जीरो बटे आई नॉट दिस इज द रेशियो ऑफ आई सी अपॉन आई बी। ये आई सी अपॉन आई बी नहीं है, ये रेशियो है आई ओ बटे आई यानी फाइनल करंट गेन। फाइनल करंट आउटपुट करंट बटे फाइनल इनपुट करंट, यानी लास्ट में जो रिजल्ट जिसको बोलते हैं, सब कुछ कट करके जो प्लस माइनस होकर के बचेगा, वो कितना बचेगा? वो बचेगा माइनस 19.44। तो ये कहानी हमारी थी ए आई डैश की। इस तरीके से हम लोग इसमें ए आई डैश निकालते हैं। दूसरा जो हमारा सेक्शन है उसमें हम लोगों ने निकाला था, दूसरा पूछा गया जेड ओ डैश। जेड ओ डैश, जेड ओ डैश निकालने के लिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप आउटपुट का इक्विवेलेंट बना लीजिए। ये जेड ओ आपने निकाल ही लिया है। उसके बाद ये 2 के रेजिस्टेंस लगा हुआ है और ये 3 के रेजिस्टेंस लगा हुआ है। आपसे पूछा गया है यहाँ पर, तो इन तीनों का क्या हो जाएगा? पैरेलल कॉम्बिनेशन। जेड ओ आपको मालूम है, जेड ओ आप निकाल चुके हैं, 79 किलो ओम है करीब। तो तीनों का पैरेलल कॉम्बिनेशन निकाल लीजिए। इन दोनों का पैरेलल कॉम्बिनेशन तो निकाल ही चुके थे, 1.2 आया था किलो ओम, और इसका और निकाल लीजिए। 79 प्लस 1.2, बताइए इसका क्या है? सॉल्व कर लीजिए। इसको सॉल्व करके बताइए इसकी वैल्यू क्या आई है। 1.190। कितना आया? 1.19। 1.19। यस सर। 1.19 किलो ओम, ये हमारा जेड ओ डैश आ गया। ये हमारा दूसरा आंसर हो गया। फिर तीसरे की तरफ चलते हैं। तीसरा जो हमारा है वो है ए वी डैश। ए वी डैश में भी वी जीरो बटे वी आई। अब इस फिगर को अगर हम देखेंगे, अपने पिछले फिगर को देखते हैं, तो यहाँ पर ये आपका आउटपुट सर्किट को देखिए। आउटपुट सर्किट को देखिए तो VCE वोल्टेज देखिए, ध्यान से देखिए। इसमें अभी हमने पेन से लिखा है VCE वोल्टेज। ये VCE वोल्टेज V0 के बराबर होगा कि नहीं होगा? ये पैरेलल कॉम्बिनेशन है और पैरेलल में वोल्टेज सेम होते हैं। तो यहाँ पे VCE वोल्टेज इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे सब वोल्टेज सेम है। इसका मतलब है कि V0 बराबर किसके है? VCE के। और फिर इनपुट साइड में आइए, ये VBE है और यही पैरेलल में VI लगा हुआ है। इसका मतलब है VI बराबर किसके है? VBE के। यहाँ से पैरेलल कॉम्बिनेशन है, इस वजह से सब बराबर ही हैं। इस चीज़ को हम वहाँ पर रख देंगे। तो यहाँ पर V0 बराबर VCE और VI बराबर VBE, और यही आपका AB था। इसका मतलब है AB में कोई चेंज नहीं आएगा, AB जितना था उतना ही आएगा। AB निकाला कितना था हम लोगों ने? AB निकाला था माइनस में 53.7, -53.7। ये आपका AB डैश आ गया। ZI आपका वही है, इनपुट में कोई सेक्शन में वैल्यू है नहीं, इसलिए ZI डैश लिखिए या ZI लिखिए।
सारी वैल्यू बराबर हैं, वो 1.0855 किलो ओम ये वही रहेंगे। इसका मतलब है कि सारे आंसर हमारे यहाँ पर आ गए। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए एक बार फिर से आपको हम रिपीट कर देते हैं कि जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है, जो देखने वाला पॉइंट है, उसमें आपको आर एल डैश लेना है। आपको क्या लेना है? आर एल डैश। जब भी हमारे दो रेजिस्टेंस लगे हों तो हमेशा आपको आर एल डैश लेना है, यानी जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आएगा सेकेंड सर्किट का यानी आउटपुट सेक्शन का, उसको आपको अपने कैलकुलेशन में एआई वगैरह में यूज़ करना है। पहली गलती यहाँ पे होती है कि आर एल डैश की बजाय आप सीधे सीधे या तो 3K रख देते हैं या फिर 2K, लेकिन आपको रखना क्या है? पैरेलल कॉम्बिनेशन। दिस इज द फर्स्ट मिस्टेक एट दिस पॉइंट। दूसरी, जब हम लोग चलते हैं, जब ये चारों चीज़ें हम लोग निकाल लेंगे, बेसिक की जो चारों चीज़ें होती हैं जिसमें हम लोग ए आई, जेड आई, ए वी और जेडो निकालते हैं, ये आपको हर केस में निकालना है। इनको निकालने के बाद में फिर हम लोग इसको कन्वर्ट करते हैं जो हमें फाइनल निकालना है। फाइनल को देख लेते हैं कि हमें क्या निकालना है। ए आई डैश निकालना था तो उसको 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया जाएगा, इससे निकल आएगा। जेडो डैश पैरेलल कॉम्बिनेशन तीनों का, उससे निकल आएगा। ए वी भी 0/VI है, उससे निकल आएगा। जेड आई के बराबर ही है, जेड आई डैश, इससे निकल आएगा। बाकी सारी चीज़ें आ जाएंगी। तो ये तो पार्ट हमारा था कैलकुलेशन पार्ट, इससे हमने चीज़ों को कैलकुलेट किया। इस तरीके से वैल्यू को हम लोग इसमें से फाइंड आउट कर लेते हैं। अब नेक्स्ट इसमें जो सेक्शन में हम लोग देखेंगे, उसमें ये देखेंगे कि इसका इफ़ेक्ट क्या पड़ रहा है, इनकी वैल्यूज़ का इफ़ेक्ट क्या पड़ रहा है। ठीक है, तो इसको पढ़ने के बाद, इसको समझने के बाद, इसमें अगर कोई चीज़ आपको पूछनी है तो आप इसको पूछ सकते हैं। जो चीज़ आप इसमें पूछना चाहें वो चीज़ आप पूछिए। आपको पहले हम 2 मिनट का टाइम दे रहे हैं, आप पहले आप पूछ लीजिए जो पूछना है, देन हम लोग इसके नेक्स्ट सेक्शन में आगे बढ़ते हैं। तो इसमें जो कोई कुछ पूछना चाहता है और अपने माइक खोल के पूछिए, जो भी पूछना है माइक ओपन करिए, पूछिए। अगर कोई चीज़ इसमें समझ में नहीं आई हो वो चीज़ आप पूछिए। यदि समझ में आपको बहुत अच्छी तरह से तभी आएगा जब आप इसको दोबारा से वीडियो लेक्चर देखेंगे। और हमने ये मार्क किया है कि आप लोग थोड़ा सा वीडियो लेक्चर को कम देखते हैं, उसको देख करके पूरी चीज़ों को समझा करिए। तो चलिए नेक्स्ट सेक्शन में हम लोग आगे बढ़ते हैं। और यहाँ पर पिछले सेक्शन में जो चीज़ें अभी हम लोगों ने स्टेप्स को कवर किया, उसमें चीज़ों को देखा, उससे अब आगे बढ़ते हैं। इसमें वहाँ के रिज़ल्ट को और यहाँ के रिज़ल्ट्स को, दोनों को जरा कंपैरिजन किया जाएगा। सबसे पहले हम लोग ले लेते हैं करंट गेन को, एआई को, एआई एंड एआई डैश। 3 चीज़ें ले लेते हैं यहाँ पर। एआई डैश, ये एआई था विदाउट लोड, विदाउट आरएल। ये हमारा था विद आरएल। इन 3 सेक्शंस को यहाँ पर हम लोग देखेंगे। कोई बता सकता है बिना आरएल के एआई क्या होगा? कोई कैलकुलेट करके ये बता सकता है कि बिना विदाउट आरएल, बिना आरएल को लगाए हुए, आरएल मतलब 3K के रेजिस्टेंस को बिना लगाए हुए एआई क्या होगा? बताइए, कोई कैलकुलेट करिए।
Sir, 47.7099. 47.099 यही आया ना? Sir, 47.7099. 709. 709 और विद आरएल अभी जो उन्होंने निकाला वो क्या था? 48.6003. 6003 ये हमारा ये था। और ए आई डैश कितना था? Minus 19.4401. 19.44। अब यहाँ जरा आप सभी लोगों को देखना है, देखिए ध्यान दीजिए, जितने भी कलाकार लोग यहाँ बैठे हुए हैं वो सभी इस पे ध्यान दीजिए कि जब आपने लोड नहीं लगाया था, जब आपने लोड नहीं लगाया था तो करंट गेन हमारा 47 था। जब आपने लोड लगा दिया तो इंटरनल करंट गेन हमारा बढ़ गया। बात यहाँ समझिएगा, ये इंटरनल करंट गेन है। इंटरनल का मतलब क्या है? IC अपॉन IB। थोड़ा सा डिप्लोमा वाले जितने भी बच्चे हैं वो अपने दिमाग को ओपन करिएगा, यहाँ कुछ महीन चीज़ें हैं, है ये बीटेक के स्तर की चीज़ें, लेकिन अब आपको भी ये समझनी है कि जब आपने लोड को नहीं लगाया था तो हमारा करंट गेन कम था, और जब आपने लोड को लगा दिया यानी आरएल को आपने ले लिया तो करंट गेन हमारा इंक्रीज हो गया। लेकिन दोनों अभी प्लस में ही हैं। लेकिन विद द लोड जब आपने ए आई डैश देखा, हमारे लिए ज़रूरत किस बात की है? हमें फाइनल देखना है। हम ट्रांजिस्टर के अंदर वाले करंट गेन को लेके क्या करेंगे? वो तो हमारे पास में आएगा नहीं, हमारे पास तो फाइनल आउटपुट आएगा, फाइनल करंट गेन आएगा। तो जो हमें फाइनली आउटपुट मिल रहा है वो क्या है? वो है 19.44, यानी ये कम हो गया है। आपका इंटरनल करंट गेन बढ़ गया, लेकिन वो इंटरनल करंट गेन हमारे किस काम का? हमारे वो किसी काम का नहीं है, क्योंकि हमें तो लोड के साथ में चाहिए, और लोड के साथ में हमें फाइनल चाहिए। फाइनल का मतलब है आउटपुट में चाहिए। जैसे क्रिकेट मैच होता है, क्रिकेट मैच में आप एक दो मैच जीत गए लेकिन फाइनली में आप हार गए। वर्ल्ड कप में जब आप गए तो फाइनल में आप हार गए, तो बात तो वही हो गई ना कि आपने तो वर्ल्ड कप नहीं जीता ना। तो हमें क्या देखना है? हमें तो आउटपुट में देखना है। आप भले ही सारे मैच हार जाओ इंटरनल, लेकिन अगर फाइनल में वर्ल्ड कप लेके चले आए तो सब लोग आपको गोदी में उठा उछालेंगे। अदरवाइज आपको जमीन में धोबी घाट की तरह जैसे कपड़े नहीं पटके जाते हैं वैसे पटका जाता है। तो यहाँ पर फाइनल जो हमारा करंट गेन है वो क्या हुआ? वो रिड्यूस हो गया। और रिड्यूस भी कितना हुआ? थोड़ा नहीं रिड्यूस हुआ, बहुत अच्छा खासा रिड्यूस हो गया, यानी 47 का आधा भी नहीं रह गया। तो इट विल रिड्यूस। रिजल्ट यहाँ पे क्या आया? रिड्यूस। अब जो बीटेक होल्डर यहाँ पे दो तीन बच्चे हैं जो बीटेक होल्डर वाले हैं, वो चलिए आप लोग ध्यान दीजिए यहाँ पर कि गेट में जब क्वेश्चन आएगा तो हम आपसे ये पूछेंगे कि व्हाट विल बी द इंटरनल करंट गेन ऑफ द दिस सर्किट या विद द लोड। तो आपको आंसर क्या देना है? आंसर आपको देना है इट विल इंक्रीज। क्या आंसर देना है? 47 से क्या हो गया? 48 हो गया। जो बच्चे इंक्रीज लगा के आएंगे वो सही होंगे, और जो बच्चे रिड्यूस लगा के आएंगे वो गलत हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि पूछा क्या गया है? इंटरनल की बात की गई है, IC अपॉन IB, अंदर वाले की चीज़ पूछी गई थी। खाली इंटरनल का फ़र्क देखिए कि एक वर्ड को हम लोग इंट्रोड्यूस करके आपके आंसर को बदल सकते हैं। इसीलिए क्वेश्चन को कहा जाता है कि बार बार पढ़िए, बार बार पढ़िए, एक बार नहीं पढ़िए। तो यहाँ पर जब इंटरनल करंट गेन की बात आएगी तो आपको इंक्रीज बताना है, और यहाँ पर जब फाइनल करंट गेन की बात आएगी तो आपको क्या बताना है? रिड्यूस बताना है। ठीक है, ये दो चीज़ें ध्यान रखिएगा। तो यहाँ फाइनल जो हमारा करंट गेन है, अल्टीमेटली क्या हुआ? अल्टीमेटली हुआ कि ये सब रिड्यूस हो जाएगा, यानी कम हो जाएगा। तो इससे एक चीज़ तो साफ है कि अगर आप लोड बढ़ाएंगे, अगर आप किसी भी एम्पलीफायर में लोडिंग कर रहे हैं, लोडिंग का मतलब है कि उसके आउटपुट में कुछ चीज़ें आप और ऐड कर रहे हैं,
जैसे आउटपुट में एक स्पीकर आप लोग लेते हैं, आपकी भाषा में सिंपल अगर हम बताएं तो एक लाउड स्पीकर आपने लिया, मान लीजिए उससे आवाज़ हमारी ज़्यादा तेज़ नहीं निकल रही है, तो उसके बाद हम एक सेक्शन एम्पलीफायर का और लगाएंगे जिसमें हम उसका आउटपुट उसके इनपुट में डाल देंगे। तो जो पहला वाला एम्पलीफायर होगा वो लोडेड हो जाएगा क्योंकि उसमें आपने दूसरा एम्पलीफायर और अटैच कर दिया। फिर भी आवाज़ अगर अभी भी प्रॉपर नहीं है, आवाज़ बहुत तेज़ नहीं हो पा रही है, काफ़ी लोग बैठे हुए हैं पार्टी में, तो आप क्या करेंगे, एक एम्पलीफायर और लगा देंगे उसी के आगे, यानी जितनी वो आवाज़ निकाल रहा है उसको वो और एम्पलीफाई करे। तो एम्पलीफाई तो करेगा लेकिन जो पहला वाला है वो और लोडेड हो गया। तो करंट गेन क्या हो गया कि करंट गेन यहाँ पर रिड्यूस होता चला जाता है, यानी एक समय तो ऐसा आएगा कि आप एम्पलीफायर लगाते लगाते चले जा रहे हैं लेकिन आपका जो करंट है वो तो रही नहीं गई, तो आपका सिस्टम ही बैठ जाएगा, यानी खून हमारा रह ही नहीं गया और आप हमारा खून निकालते चले जा रहे हैं। ठीक है, तो ये इस चीज़ का ध्यान रखिए कि जैसे जैसे हम लोग लोड बढ़ाते हैं वैसे वैसे हमारा फाइनल जो करंट गेन है वो ड्रामेटिकली रिड्यूस होता है, बहुत तेज़ी से रिड्यूस होता है, थोड़ा नहीं होता है, बहुत तेज़ रिड्यूस होता है, आधे से भी कम रह गया। रेजिस्टेंस हमने केवल 3 किलो ओम का लगाया, 2 किलो ओम तो पहले ही लगा हुआ था, और हो करके कितना हो गया 19.44। पहली तो ये हो गई कंडीशन। दूसरी बात क्या हो गई, यहाँ पे देखिए एक माइनस साइन आ गया। चीज़ को हम फोर्सफुली बार बार इसीलिए बता रहे हैं कि इसकी बारीकियों को समझिए। यहाँ पर नेगेटिव साइन आ गया। नेगेटिव साइन हमारा क्या बता रहा है, नेगेटिव साइन बता रहा है कि यहाँ जो फाइनल करंट उसकी भी फेज रिलेशनशिप इनपुट करंट से बदल जाएगी, यानी 180 डिग्री का फेज डिफरेंस आ जाएगा। यहाँ पर जो हमारी करंट है वो IO बटे II है, और ये नेगेटिव मान लीजिए, इसको K लिख दें, तो I0 बराबर क्या हो जाएगा, माइनस में K टाइम्स ऑफ II। माइनस साइन क्या बता रहा है, माइनस साइन बता रहा है आपको कि 180 डिग्री फेज डिफरेंस आ जाएगा। तो फाइनल जब हम लोग करंट की बात करते हैं तो यहाँ पर माइनस करंट लगाना अनिवार्य है, माइनस करंट लगाना अनिवार्य है, यानी आउटपुट करंट बटे इनपुट करंट। आउटपुट करंट का मतलब है I0 की बात हो रही है, IC की बात नहीं हो रही है। IC कलेक्टर करंट है और I0 हमारी आउटपुट करंट है। तो I0 बटे II की जब हम बात करते हैं तो यहाँ माइनस साइन ऑटोमेटिकली आ गया, ये तो आपने कुछ नहीं किया, वो तो कैलकुलेशन से आया, और कैलकुलेशन से जो आया तो हमें कहना पड़ेगा कि इट विल बी रिवर्स, यानी ये 180 डिग्री आउट ऑफ फेज हमारी पल्स हो जाएगी। तो ये बात जो पूरी थी वो हमारी हो गई करंट डिवीजन की। तो निष्कर्ष ये यहाँ पे निकला कि फाइनल करंट गेन विल बी रिड्यूस ड्रामेटिकली, काफ़ी ज़्यादा रिड्यूस हो जाएगा, और उसमें एक 180 डिग्री का फेज डिफरेंस हमारा आ जाएगा। तो ये बात आ गई इसके। दूसरी बात हम लोग देखते हैं जरा AV पे बात कर ली जाए। जो इम्पोर्टेंट फैक्टर हैं उसको देखते हैं। यहाँ पे दो इम्पोर्टेंट फैक्टर सबसे ज़्यादा होते हैं AV और AI। AV को अगर हम विदाउट RL देखें, विदाउट RL था VCE बटे VBE, और जब आप इसको लेंगे तो ये माइनस AI, पीछे आप लोग कर चुके हैं RL बटे ZI। ये पीछे वाला डेटा एक 2K वाला स्टार्टिंग में आपने क्वेश्चन किया था, उस क्वेश्चन से कोई बताएगा ये वैल्यू कितनी थी उसमें वोल्टेज गेन की? एक 2K वाला पहला स्टार्टिंग का क्वेश्चन किया गया था, उसमें ये -88.66 -88.66, जिसमें केवल RL 2K लगा था, उसी से ZI निकाला गया था, उससे आपने ये बताया। बाकी लोग देख लीजिएगा, चेक कर लीजिएगा यही वैल्यू है कि नहीं है। इस केस में जो हम लोगों ने AV निकाला है, जो विद RL लिया हुआ है, उसमें भी कितना निकाला? अभी जो हम लोगों ने -53.7 -53.7, और जब हम इधर ले रहे हैं फाइनली आउटपुट ले रहे हैं AV डैश, तो ये भी आपका -53.7, यानी हमारे लोड लगाने पे इस सर्किट में वोल्टेज गेन पे भी कोई भी फर्क नहीं पड़ा।
ये जो वोल्टेज गेन है और जो विद आरएल या फाइनल हमारा आउटपुट, इन दोनों में कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन विदाउट आरएल के रेस्पेक्ट में वोल्टेज गेन भी क्या हो गया, रिड्यूस। वोल्टेज गेन भी क्या हो गया, रिड्यूस हो गया। वोल्टेज गेन भी हमारा रिड्यूस हो गया है, करंट गेन भी रिड्यूस हो गया, वोल्टेज गेन भी रिड्यूस हो गया। तो ये इसका कंक्लूजन हमारा निकलता है कि जब हम लोग लोड लगाते हैं तो इफेक्ट क्या पड़ता है। तो जब हम लोग लोड लगाएंगे तो उसमें दो इफेक्ट पड़ेंगे कि हमारी करंट गेन भी रिड्यूस हो रही है और वोल्टेज गेन भी रिड्यूस हो रहा है। इसका मतलब अगर हम पावर गेन की बात करें, तो पावर गेन में P0 बटे PI आता है और ये रेशियो हो जाएगा V0 I0 बटे VI II। इसका मतलब है कि पहला फैक्टर भी रिड्यूस और इनटू दूसरा फैक्टर भी रिड्यूस। तो टोटल क्या हो गया, रिड्यूस मल्टीप्लाई होकर टोटल रिड्यूस हुआ। टोटल फाइनली क्या हो गया, रिड्यूस। इसका मतलब है पावर गेन भी रिड्यूस हो जाएगा। तो रिजल्ट हमारा ये निकला फाइनली कि अगर हम लोड रेजिस्टेंस लगाते हैं या बढ़ाते हैं तो लोड रेजिस्टेंस लगाने से हमारा वोल्टेज गेन, करंट गेन, पावर गेन, जितने भी गेन हैं सबके सब रिड्यूस होने हैं। और थोड़े नहीं रिड्यूस होते हैं, अच्छे खासे रिड्यूस हो जाएंगे। तो इसीलिए लोडिंग इफेक्ट को हमेशा हम लोग अवॉइड करते हैं। कोई भी चीज़ अगर हम लोगों को लगाना है, कोई भी चीज़ हम लोग उसमें एडप्ट करना चाहते हैं, तो उसमें हमेशा हम लोग ये ध्यान रखते हैं कि उसमें किसी तरीके की लोडिंग नहीं होनी चाहिए। लोडिंग को हम लोग उसमें अवॉइड करते हैं, किसी भी तरीके की लोडिंग को हम लोग उसमें अवॉइड करते हैं। और उसका खाली रीज़न इस वजह से होता है ताकि ये पावर गेन, वोल्टेज गेन और करंट गेन आपका मेंटेन रहे। अब अवॉइड कैसे करेंगे, तो अवॉइड करने के लिए हमने आपको कल के सेक्शन में बताया था, लास्ट सेक्शन में, कि हम लोग एक बफर एम्पलीफायर लगाते हैं जिसको बोलते हैं कॉमन कलेक्टर मोड या एमीटर फॉलोअर। कॉमन कलेक्टर मोड या एमीटर फॉलोअर या वोल्टेज फॉलोअर। तो फाइनल स्टेज पे लोड को लगाने से पहले एक बफर स्टेज लगाई जाएगी। बफर स्टेज लगा करके हम लोग इधर की तरफ एम्पलीफायर, बेसिक एम्पलीफायर, और दूसरी तरफ लोड, यानी फिगर अगर हमें इसका बना है तो फिगर हम लोग इस तरीके से इसको बनाते हैं। ये मान लीजिए ये एक एम्पलीफायर है, ये आपका इनपुट है और ये यहाँ पे हमने लोड लगा दिया, ये लोड लगा दिया। ये एक सिंपल एम्पलीफायर है जो अभी हमने देखा, डिस्कस किया। तो इसमें हमने ये देखा कि यहाँ पर हमारा जो है रिड्यूस हो रहा है, वोल्टेज गेन, करंट गेन सब रिड्यूस हो रहा है। तो अब हम लोग क्या करते हैं, अब हम लोग इस चीज़ को ऐसे न लगा करके ऐसे लगाएंगे। ये इनपुट हो गया, ये एम्पलीफायर हो गया, और यहाँ पर एक स्टेज और लगाएंगे, इसको बोलते हैं बफर स्टेज। बफर स्टेज, और यहाँ पे लोड लगाएंगे। लोड हमारा कहाँ लगा, यहाँ पर लगा। ठीक है, तो इसका काम जो होता है, दिस इज द, इसका काम है कि आइसोलेशन देना। आइसोलेशन, जो आपने देखा है, एक वर्ड सुना होगा जनरली, इम्पीडेंस मैचिंग। इम्पीडेंस मैचिंग ट्रांसमिशन लाइन वगैरह में भी हम लोग यही करते हैं, इम्पीडेंस मैचिंग करते हैं। आप ट्रांसफार्मर में भी इम्पीडेंस मैचिंग करते हैं, पावर लाइन्स होती है उसमें भी इम्पीडेंस मैचिंग करते हैं। वहाँ ट्रांसफार्मर लगा करके इम्पीडेंस मैचिंग की जाती है। वही स्टेज यहाँ भी आती है, इलेक्ट्रॉनिक्स में भी वही चीज़ है। अगर आप नहीं लगाएंगे बफर स्टेज तो फिर आप इतने हैवी जो रिडक्शन ऑफ द करंट गेन, वोल्टेज गेन हो रहा है, इसको आप सहन ही नहीं कर पाएंगे, आवाज़ ही नहीं आएगी उसमें से, तो आपका भोंपू जो है बेकार हो जाएगा। तो इसलिए इलेक्ट्रॉनिक्स में इन सब चीज़ों का ध्यान रखा जाता है। तो ये जो आज हम लोगों ने इसमें डिस्कस किया है, दिस इज ऑल अबाउट द डिस्कशन कि व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ लोड रेजिस्टेंस ऑन द एम्पलीफायर। इसको पूरा न्यूमेरिकली आपने कैलकुलेट किया, उसको पूरा आपने समझ लिया अच्छी तरीके से, उसका मतलब समझ लिया, उसके कंक्लूजन पॉइंट पर समझ गए, और क्या उसका निस्तारण है, कैसे हम लोग इसको अवॉइड कर सकते हैं,
वो भी ये फाइनली हम लोगों ने इसको देख लिया। तो जब भी एक स्टेज से दूसरी स्टेज, दूसरी स्टेज से तीसरी स्टेज हम लोग कनेक्ट करते हैं तो उनमें सब में हम लोग इस चीज़ का ख्याल रखते हैं और ध्यान देते हैं। तो ये आज का हम लोगों का लेक्चर था फाइनली, और इसमें हम लोगों ने इतनी चीज़ों को समझा। का फिर से हार्दिक स्वागत है, वेलकम इन कॉन्सेप्ट एजुकेशन। तो थोड़ा सा नाम पे अगर हम लोग इसको देखें तो इसका नाम है डार्लिंगटन पेयर। तो डार्लिंगटन का मतलब क्या हो गया? डार्लिंगटन का मतलब डार्लिंग से है। डार्लिंग किसको बोलते हैं? डार्लिंग किसको बोलते हैं? जो प्रिय है, जो प्रिय है उसको बोलते हैं डार्लिंग। तो एक तो प्रिय होता है और एक प्रियतमा भी होता है। प्रियतमा, प्रियतमा किसको बोलते हैं? जो आपका पार्टनर होता है उसको बोलते हैं प्रियतमा। लेडी पार्टनर। लेडी पार्टनर को, हाँ ये बात सही है। हाँ, जहाँ मिस्टेक हो बता दीजिए। तो डार्लिंग का मतलब है कि कुछ समथिंग स्पेशल, स्पेशल चीज़ें उसके पास में आ गई। इसी डार्लिंग वर्ड का यहाँ पर यूज़ किया गया है ट्रांजिस्टर के लिए। तो डार्लिंग इसको क्यों कहा गया? डार्लिंगटन पेयर इसी से बना है, डार्लिंगटन पेयर। तो डार्लिंग का मतलब एक्चुअली में है कि ट्रांजिस्टर की एक एम्पलीफायर को होने के लिए, ट्रांजिस्टर को एज ए एम्पलीफायर वर्क करने के लिए कुछ इसकी आइडियल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो हम इससे चाहते हैं। कुछ इसकी आइडियल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। वो कैरेक्टरिस्टिक्स अगर आपको मिल जाती हैं, वो कैरेक्टरिस्टिक्स अगर आपको मिल जाती हैं तो इसका मतलब है कि ये हमारा जो बन जाएगा एम्पलीफायर, ये बहुत बढ़िया बन जाएगा। जैसा हम चाहते हैं वैसा ही बन जाएगा। जैसे कभी कभी खाना होता है या आप जो चाहते हो आपको वही मिल जाए। अब जैसे यहाँ पे एक सौरभ मिश्रा जी हैं आपके क्लास में, पता नहीं आज आए हैं कि नहीं आए हैं। सौरभ जी को चाहिए था एक बुलेट। उनको छोटी मोटी बाइक वाइक से, साइकिल तो छोड़ दीजिए, बाइक वाइक में मज़ा नहीं आ रहा था। वो बुलेट की तमन्ना थे उनके। अब उनको बुलेट मिल गई तो उनका दिल बिल्कुल डार्लिंग डार्लिंग हो गया। अब वो बुलेट को लेकर के घूमते हैं और उसी को डार्लिंग कहते हैं। क्यों? क्योंकि जो उनकी इच्छाएं थी, जो उनकी आइडियल कैरेक्टरिस्टिक्स थी, जो उन्हें चाहिए था वो उनको मिल गया, इसलिए वो डार्लिंग हो गया। तो आइडियल कैरेक्टरिस्टिक्स यानी एक एम्पलीफायर से हमें क्या क्या चाहिए, वो चीज़ें अगर हमारी सेटिस्फाई हो जाएं तो वो एम्पलीफायर हमारा कहलाएगा डार्लिंगटन। डार्लिंग कहलाएगा वो एम्पलीफायर। क्या कहलाएगा? डार्लिंग। उस ट्रांजिस्टर को हम लोग क्या बोलेंगे? डार्लिंग। तो एक जो ट्रांजिस्टर ये होता है, तो ये इसमें अभी हम लोगों ने टेबल देखा था, अलग अलग कॉमन एमीटर में, कॉमन कलेक्टर में, कॉमन बेस में, इनमें सब में इसकी अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स थे। किसी में गेन ज़्यादा था, करंट गेन ज़्यादा था, किसी में एवी ज़्यादा था, किसी में जेड सही हो रहा था, किसी में आउटपुट इम्पीडेंस सही हो रहा था। लेकिन सब में सब चीज़ नहीं मिल रही थी। हर एक में हर चीज़ मिल जाए ऐसा जो है हमारे पास कॉन्फ़िगरेशन नहीं था कि जिसमें हमें एम्पलीफायर से जो रिक्वायरमेंट है वो पूरी हो जाए। तो पहले तो ये हम लोग देख लेते हैं कि एम्पलीफायर के आखिरकार रिक्वायरमेंट हैं क्या, वो कौन सी रिक्वायरमेंट हैं जो इसको डार्लिंग बनाती हैं। एक ट्रांजिस्टर को डार्लिंग बनाने वाली वो कौन सी चीज़ें हैं जिससे ये हमारा ट्रांजिस्टर डार्लिंग बन जाता है। तो सबसे पहले तो हम लोग चलिए इसी चीज़ों को देखते हैं, इसको डार्लिंग बनाने के लिए क्या चीज़ हमें चाहिए। तो जो चाहिए उसमें रिक्वायरमेंट हमारी है कि जो भी ट्रांजिस्टर हो, जो भी ट्रांजिस्टर हो उसमें सबसे पहले चीज़ ये है कि जो उसका करंट गेन है, ट्रांजिस्टर इज ए करंट कंट्रोल डिवाइस, तो इसमें करंट का ही सारा रोल रहता है। तो एआई इसका वेरी हाई होना चाहिए, वेरी हाई होना चाहिए। ये 40-50 वाला जो गेन है ये कोई गेन नहीं होता है। कोई 50 गुना चीज़ बढ़ जाए तो ये गेन नहीं कहलाता है, बहुत ज़्यादा गेन नहीं है ये। हमें वेरी हाई गेन चाहिए, बहुत अच्छा खासा गेन चाहिए। तो जब बहुत अच्छा खासा गेन हमें चाहिए
तो इसका मतलब है कि गेन वेरी हाई होना चाहिए। दूसरी चीज़ क्या होनी चाहिए कि लोडिंग इफेक्ट को अवॉइड करना चाहिए, यानी इसका जो इनपुट इम्पीडेंस है दैट शुड बी मच हाई। इनपुट इम्पीडेंस मच हाई होना चाहिए, बहुत ज़्यादा हाई होना चाहिए। तीसरी चीज़ हमारी है आउटपुट इम्पीडेंस वेरी लो होना चाहिए, वेरी लो। आउटपुट इम्पीडेंस वेरी लो होना चाहिए, इनपुटेंस वेरी हाई होना चाहिए, करंट गेन वेरी हाई होना चाहिए और वोल्टेज गेन भी हाई होना चाहिए, वोल्टेज गेन भी वेरी हाई। तो इसका मतलब 4 चीज़ें हैं जो हमारी रिक्वायरमेंट है कि करंट गेन, वोल्टेज गेन, इनपुट इम्पीडेंस और आउटपुट इम्पीडेंस। ये जो रिक्वायरमेंट हमारी है, ये चीज़ अगर पूरी हो जाए, इसमें से जो ऊपर वाली 3 हैं, देखिए थोड़ा सा ये इंटरनल इलेक्ट्रॉनिक्स की चीज़ें हैं कि जब हम लोग एम्पलीफायर को बनाते हैं तो इसमें ट्रांजिस्टर के केस में ये 3 चीज़ें सेटिस्फाई होना ज़रूरी है। हम लोग इस पर ज़रूर देखते हैं कि ये 3 चीज़ें इसकी हमें किसी भी तरीके से मिल जाएं। इनपुट इम्पीडेंस को हाई होना पड़ेगा, आउटपुट इम्पीडेंस को लो होना चाहिए। लेकिन जब हम किसी ट्रांजिस्टर को इसमें हम बनाते हैं, किसी ट्रांजिस्टर को कॉन्फ़िगरेशन में रखते हैं, तो उसमें सारी चीज़ें हमें नहीं मिल पाती हैं। जब नहीं मिल पाती हैं तो हमें एक दूसरे तरीके को यूज़ करना पड़ता है, और उसको जिन्होंने यूज़ किया वो डार्लिंगटन साहब थे। डार्लिंगटन पेयर उनके नाम से है। डार्लिंगटन जो है पेयर हम लोग ट्रांजिस्टर को बोलते हैं। और इस कॉन्फ़िगरेशन में यही जो सारी चीज़ें हैं जो हमारी बेसिक रिक्वायरमेंट हैं एक ट्रांजिस्टर के लिए, दीज आर द बेसिक रिक्वायरमेंट, ये हमारी सारी फुलफिल हो जाती हैं। ये सारी रिक्वायरमेंट हमारी फुलफिल हो जाती हैं, इसलिए उस ट्रांजिस्टर को हम लोग बोलते हैं डार्लिंगटन। अब इसमें 2 नाम हैं, एक है डार्लिंगटन, तो डार्लिंगटन को तो आपने समझ लिया कि डार्लिंगटन क्या होता है। दूसरा है पेयर, उसका मतलब है कि ये कॉम्बिनेशन है, ये 2 ट्रांजिस्टर का योग है, 2 ट्रांजिस्टर से मिल करके बना हुआ है। जैसे हस्बैंड वाइफ होते हैं तभी आप डार्लिंग बोलेंगे। किसको बोलेंगे डार्लिंग? मान लीजिए आप अकेले हैं, आपका पार्टनर कोई है ही नहीं, तो क्या अकेले डार्लिंग डार्लिंग किसको चिल्लाएंगे? जाके सड़क पे चिल्लाएंगे अभी डार्लिंग डार्लिंग, तो देखिए कितने जूते पड़ेंगे आपको। अगर कोई गर्ल चिल्लाएगी तो उसको तो फूलमाला हो सकता मिल जाए, लेकिन अगर लड़के ने चिल्ला दिया तो फिर उसके लिए समस्या है। तो यहाँ पर डार्लिंगटन पेयर, इसका मतलब है कि डार्लिंग को सेटिस्फाई होने के लिए पेयर में होना चाहिए, यानी कपल फॉर्म में होना चाहिए। तो यहाँ पर 2 ट्रांजिस्टर्स को हम लोग यूज़ करते हैं और उससे बनाते हैं डार्लिंगटन पेयर। तो आज हम लोग इसी के बारे में एनालिसिस करेंगे, इसी चीज़ को देखेंगे कि डार्लिंगटन पेयर हमारा कैसे बनता है और कैसे हम लोग इसकी एनालिसिस करते हैं। तो डार्लिंगटन पेयर में हमारे 2 ट्रांजिस्टर होंगे, दोनों ट्रांजिस्टर को हम लोग किस तरीके से कनेक्ट करेंगे उसको आप लोग देखिए। एक ट्रांजिस्टर हमारा ये है और दूसरा ट्रांजिस्टर हम लोग यहाँ बनाएंगे ये। इस ट्रांजिस्टर का एमीटर को हम लोग इसके बेस से जोड़ देंगे। कलेक्टर इसका हमारा कॉमन होगा और इसके एमीटर से एक रेजिस्टेंस लगा करके आउटपुट हम लोग यहाँ से लेते हैं और इनपुट हम लोग यहाँ पे देते हैं। इस लाइन को थोड़ी छोटी कर देते हैं ये, और ये हमारा पूरा बन गया। तो डार्लिंगटन पेयर एक्चुअली में जो हमारा कॉन्फ़िगरेशन है वो है इतना। ये जो कॉन्फ़िगरेशन है दिस इज नोन एज अ डार्लिंगटन पेयर कॉन्फ़िगरेशन। यहाँ पर दिस इज द कॉमन कलेक्टर है, ये कलेक्टर पॉइंट है,
यही कलेक्टर यहाँ भी बनेगा, यही कलेक्टर यहाँ भी है, यानी दोनों का कलेक्टर सेम है। इसका एमीटर इस वाले के बेस से जुड़ा हुआ है और इसका एमीटर ये है। इसके एमीटर में हम एक रेजिस्टेंस लगा करके और इसको जहाँ हम अटैच करना चाहें वहाँ हम अटैच कर सकते हैं, और यहाँ पर हम लोग चाहें तो अपना सिग्नल जो है वो यहाँ पर लगा करके और इससे जो चीज़ निकालना चाहें वो लगा सकते हैं। तो ये जो अंदर का ये पार्ट है, जो डैश डैश पोर्शन का पार्ट है, दिस इज नोन एज डार्लिंगटन पेयर ट्रांजिस्टर। तो ये तो हो गया डार्लिंगटन पेयर। तो एक ध्यान रखिएगा कि पहले वाले का एमीटर दूसरे वाले के बेस पे आपको कनेक्ट करना है। इसका एमीटर दूसरे वाले के बेस पे आपको कनेक्ट करना है। एनपीएन ट्रांजिस्टर पहला वाला भी है, एनपीएन दूसरा वाला भी है। आप इसकी जगह पीएनपी भी ले सकते हैं और लिख देते हैं और पीएनपी, तो इसको भी आपको पीएनपी ही लेना पड़ेगा। ट्रांजिस्टर दोनों सेम होने चाहिए, जो ये वाला है वही ये होना चाहिए, यानी ये अगर Q है इसका नाम तो इसका भी नाम Q ही होना चाहिए। तो ये डार्लिंगटन पेयर एक्चुअली में हम लोग बाहर से नहीं बनाते हैं, ये जब हम लोग मैन्युफैक्चरिंग करते हैं तो वहीं पे दो ट्रांजिस्टर के कॉम्बिनेशन को इस तरीके से बना करके बाहर हम लोग मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में ही बना करके बाहर निकालते हैं, और इस कॉन्फ़िगरेशन को हम लोग डार्लिंगटन पेयर बोलते हैं। तो डार्लिंगटन पेयर के नाम से ट्रांजिस्टर मार्केट में अवेलेबल होता है। आप बाहर से भी बना सकते हैं, लेकिन उसमें उतना बढ़िया नहीं बनेगा, क्योंकि जब कनेक्शंस होंगे उसमें थोड़ा बहुत लॉस होना शुरू हो जाएगा, तो प्रॉपर्टी डिसइंटीग्रेट हो जाएगी, उतनी प्रॉपर्टी आपको नहीं मिलेगी। लेकिन आप कुछ हद तक उसको अचीव कर सकते हैं। तो आपके पास दो ट्रांजिस्टर अगर हैं तो ऐसे कनेक्शन करके आप बना सकते हैं। अब यहाँ पर हम लोग इसके स्मॉल सिग्नल मॉडल को देखेंगे और देन उसकी कैलकुलेशन भी करेंगे। अब इसका जब स्मॉल सिग्नल मॉडल हम लोग बनाएंगे तो स्मॉल सिग्नल मॉडल हम नेक्स्ट पेज पे बनाते हैं, क्योंकि कैलकुलेशन हमें करनी है, इस वजह से इसको यहाँ पर बना देते हैं। डॉट में देखिए ट्रांजिस्टर बना देते हैं यहाँ पे। ये हो गया, ये हो गया, ये ट्रांजिस्टर हो गया, और ये इसका बेस इस पर चला गया, और यहाँ पर ये आ रही है, और यहाँ से आपका आउटपुट हो गया, ये इनपुट हो जाएगा, ये कलेक्टर है। तो सबसे पहले इसमें जो Q1 है, Q1 का देखिए कैसे बनाएंगे, सिंपल सा समझिएगा। सबसे पहले Q1 है, Q1 की ट्रांजिस्टर का मॉडल बना लीजिए। ये Q1 के ट्रांजिस्टर का मॉडल बना लीजिए। यहाँ पर हम थोड़ा सा अप्रॉक्सीमेट मॉडल को ले लेते हैं। कल हम लोगों ने जो लास्ट लेक्चर में अप्रॉक्सीमेट मॉडल बनाया था उसको लेंगे। ये अप्रॉक्सीमेट मॉडल ले लिया, ये HFE IB1 लिख दिया इसको, ये IB1 है, पहले वाले ट्रांजिस्टर का IB1 है, ये HIE है, ये इसका एमीटर पार्ट है, ये इसका कलेक्टर पार्ट है, और ये इसका बेस है। कितनी चीज़ें इसमें लगी हुई है। अब दूसरा वाला ट्रांजिस्टर हमें बनाना है, तो दूसरे वाले ट्रांजिस्टर के लिए हम कलर देखिए चेंज कर देते हैं, तो उससे आपको पता चल जाएगा। दूसरे वाले ट्रांजिस्टर में इसका जो एमीटर है, पहले वाले का एमीटर, वो उसके बेस से जुड़ा हुआ है। तो ये इसका बेस हो गया, ये HIE हो गया। इसको भी हमें अप्रॉक्सीमेट मॉडल बनाना है। तो यहाँ से अगर हमारी करंट IB2 हो जाए, ये इसका कलेक्टर हो गया, तो इसकी करंट को हम लोग लिखेंगे HFE IB2, और इसका जो फाइनल एमीटर है वो एक इससे जुड़ा हुआ है। इसका मतलब है कि ये वाला जो हमारा ट्रांजिस्टर है इसको हमने बनाया इससे, ठीक है। ये Q2 है, तो ये वाला जो है ये Q2 हो गया, और ये वाला पहला वाला हो गया Q1, और ये रेजिस्टेंस हमारा है RE। ये रेजिस्टेंस हमारा है RE। अब कनेक्शन देख लेते हैं। कनेक्शन में जो C2 है,
और जो C1 है ये आपस में जुड़े हुए हैं। तो C1 को C2 से जोड़ दीजिए, यानी ये जो हमारा है ये आपस में जुड़ा हुआ है, ये आपस में जुड़ा हुआ है, और एक कॉमन कलेक्टर यानी फाइनल कलेक्टर ये बनाएगा। इससे जो सप्लाई वगैरह हमें जोड़नी होगी वो हम इससे जोड़ देंगे। बेस जो हमारा इनपुट वाला है वो एक ग्राउंड के बीच में VI सप्लाई से जुड़ा हुआ है, VI से जुड़ा हुआ है। इसको आप VI से एडप्ट कर दीजिए, सिंपल, ये VI से जुड़ा हुआ है। तो फिगर जो हमारा बनता है वो फिगर हमारा ये बना, इस तरीके का फिगर हमारा बन करके आ गया। तो ये डार्लिंगटन पेयर का हमारा फिगर हो गया। इसी को बोलते हैं हम लोग स्मॉल सिग्नल मॉडल, जैसे नोन एज स्मॉल सिग्नल मॉडल। इस नोन एज स्मॉल सिग्नल मॉडल। अब इसमें अगर हमें करंट गेन निकालना है तो करंट गेन को निकालने का देखिए तरीका, देखिए इसमें कि करंट गेन हम लोग इसमें कैसे निकालते हैं, उसको ज़रा समझिए। ज़रा इस फिगर पे ध्यान से देखिएगा, जहाँ जहाँ हमारा पेन मार्क जा रहा है उसको ध्यान से देखिएगा, समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है और बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है। यहाँ से देखिए ये जो करंट है हमारे, एरो देखिए रेड कलर से बन रहा है, दिस इज द IB1 करंट। ये करंट यहाँ तक आएगी, इधर से करंट आ जाएगी HFE IB1, इसमें जाने वाली करंट, ये वाली जो करंट है, इस करंट को हम लोग लिख सकते हैं IB1 1 प्लस HFE। ये आपको कल भी आप निकाल चुके हैं, इधर से ले लेंगे। अगर हम दोनों को ज्वाइन कर दें तो क्या लिखेंगे, IB1 प्लस HFE IB1 कॉमन ले लीजिए, तो ये करंट हो जाएगी IB1 1 प्लस HFE ब्रैकेट में। दिस करंट इज इक्वल टू IB2। तो IB2 यहाँ पर देखिए सीरीज में करंट सेम रहती है, ये करंट यहाँ से ये सब सेम ही जाएगी, और इसी करंट को हमने क्या लिखा है IB2। तो इसका मतलब है कि IB2 बराबर क्या हो गई, IB1 1 प्लस HFE। अब IB2 बराबर तो आपने ये लिख दिया। अब यहाँ पर फिर से देखिए, इस करंट को अगर हम IB2 लिख रहे हैं, मान लीजिए IB2 लिख दिया, और यहाँ से करंट आ रही है HFE IB2, इसका मतलब है कि रेजिस्टेंस RE में फ्लो होने वाली करंट, इसको अगर हम I बोलें तो दिस विल अगेन बी इक्वल टू IB2 1 प्लस HFE, ये आ जाएगी। तो फाइनल जो करंट हमारी आ गई I, दैट विल बी IB2 1 प्लस HFE। IB2 की वैल्यू ऊपर से उठा के इसमें रख दीजिए, पुट IB2, तो I इक्वल टू निकल के आ जाएगा IB1 1 प्लस HFE 1 प्लस HFE, 2 बार HFE हो गया। तो मतलब है IB1 1 प्लस HFE का होल स्क्वायर, I बराबर IB1 1 प्लस HFE का होल स्क्वायर। अब जरा IB1 को एक बार और देख लीजिए, IB1 क्या है, II के इक्वल, यही तो सीरीज में सेम करंट है, यही करंट यहाँ भी जा रही है। तो IB1 सिंस IB1 इज नथिंग बट ए II, तो हम लोग लिख सकते हैं I बराबर II 1 प्लस HFE का स्क्वायर, और IE को आउटपुट करंट लिख लीजिए, I आउटपुट करंट के बराबर है, यहीं से आप आउटपुट लेंगे RE रेजिस्टेंस से, तो ये आउटपुट करंट हो गई। तो इफ IE बराबर IO, देन IO बराबर II 1 प्लस HFE का स्क्वायर, या IO अपॉन II बराबर 1 प्लस HFE का
स्क्वायर, ये हमें यहाँ पे मिला। इसका मतलब है कि फाइनली अगर हम लोग देख रहे हैं तो आपको जो रिजल्ट मिल रहा है उसमें IO अपॉन II, या इसको अभी हम लोगों ने बराबर भी रखा है IE बटे IB भी कह सकते हैं, IB1, ये आपको मिला 1 प्लस HFE का स्क्वायर। यही हमारा है करंट गेन, दिस इज द करंट गेन। अब सपोज दैट लेट HFE को आप लोग कहते हैं 50 स्टैंडर्ड वैल्यू, तो AI इस केस में कितना हो जाएगा 1 प्लस 50 का स्क्वायर, इसका मतलब है 51 का स्क्वायर। इसको स्क्वायर करके बताइए कितना आ जाएगा। इसको स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा बताइए। 2601 2601 2601 2601, यही आया ना। तो इसका देखिए करंट गेन क्या आ गया 2601, यानी 2500 गुना 2601, यानी कॉमन जो सिंपल ट्रांजिस्टर था उसका करंट गेन केवल 50। लेकिन जब हमने इसको इस डार्लिंगटन पेयर में लगा दिया, केवल 2 ही ट्रांजिस्टर थे, तो हमारा करंट गेन 50 का 100 नहीं हुआ, 200 नहीं हुआ, 300 नहीं हुआ, 1000 भी नहीं हुआ, 2601 हो गया, 2601। और अगर 2 डार्लिंगटन पेयर को अगेन डार्लिंगटन पेयर में आप ऐड अप कर दीजिए, इफ 2 डार्लिंगटन पेयर are attached again in Darlington pair, तो हमारा गेन कितना हो जाएगा, यानी उस समय जो AI डैश हो जाएगा दैट विल बी द HFE का स्क्वायर 1 प्लस HFE का स्क्वायर का भी, अब ये तो एक का था और आपने 2 किया तो इसका भी स्क्वायर। इसका मतलब है कि अंदर वाला आपका 2601 आया है तो इसका भी स्क्वायर। इसका मतलब है कि ये कई गुना बढ़ जाएगा। 2601 का स्क्वायर कैलकुलेटर से करके बताइए कितना आया। 676520 6765201 5201 कितना हो गया 6765201 इकाई दई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख 67 लैक्स, इतना हमारा डार्लिंगटन पेयर का गेन आ जाता है। क्या इसको वेरी हाई नहीं कहा जाएगा क्या? दिस इज द टू मच। अब अगर इसमें आपकी मान लीजिए I0 बटे हम IB1 ये II निकाल रहे हैं और वो इतना आ गया, और इसको अगर हमने 1 एम्पियर भी अगर हमने कहीं दे दी, II को अगर हमने 1 एम्पियर भी करंट दे दी, 1 एम्पियर मान लें, तो I0 हमारी करंट आउटपुट पे निकलने वाली कितनी हो जाएगी 67,65,201 एम्पियर। ओ माय गॉड। 2 डार्लिंगटन पेयर को आप कनेक्ट करेंगे तो कितने ट्रांजिस्टर यूज होंगे? केवल 4 ट्रांजिस्टर, केवल 4 ट्रांजिस्टर आप इसमें यूज कर रहे हैं और गेन हमारा कितना हो गया। तो इसका मतलब है कि जो हमारी पहली रिक्वायरमेंट थी वो डार्लिंगटन पेयर के इस कॉन्फ़िगरेशन से सेटिस्फाई। इट शोज, यहाँ लिख सकते हैं, इट शोज that current gain of above combination is very high, is very high, बहुत है। ये तो बात आपकी हो गई करंट गेन की। अब पिछले सर्किट में हम लोग वापस चलते हैं।
अब हम लोग जो है ZI की बात करेंगे, ZI की बात करेंगे। तो इस फिगर में अगर हम लोग देखें तो II यहाँ से करंट है, इधर से IB1 आएगी, यहाँ से ये कॉम्बिनेशन हो करके ये करंट आ गई थी हमारी IB1 1 प्लस HFE, और ये करंट जब यहाँ पर अगेन जा करके मिलेगी और ये करंट इससे मिलेगी तो ये करंट हमारी हो गई थी, इसको हमने IB2 माना था, तो ये करंट हमारी बनी थी IB2 1 प्लस HFE, इधर वाली IB2 1 प्लस HFE और इधर वाली IB1 1 प्लस HFE। तो जब हम इसमें चलेंगे सर्किट में तो देखिए यहाँ पर इक्वेशन हम लिख रहे हैं, आप लोग इक्वेशन ध्यान से देखिएगा। VI बराबर पहला जो ड्रॉप हमारा आएगा वो आ जाएगा IB1 HIE, ये वाला ड्रॉप आ जाएगा पहला, इसमें करंट है IB1, ड्रॉप ये रेजिस्टेंस HI, ये पहला ड्रॉप हो जाएगा। अब हम आगे बढ़ेंगे, जब आप आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे अगला जो इंटरैक्शन हमारा रेजिस्टेंस का होगा वो ये है, लेकिन इसमें करंट क्या है, इसमें करंट आपकी है IB1 1 प्लस HFE, इसके साथ में मल्टीप्लाई करेंगे HI, ठीक है, जो जिसकी करंट है उसी के साथ ही मल्टीप्लाई होगा। फिर इसके और आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर आ जाएगी RE, यहाँ पर लिखेंगे IB2 1 प्लस HFE RE, ये हमारी पूरी KVL कंप्लीट हो गई और ये हमारे इसमें लूप में हमने लगाया था, ये हमारी कंप्लीट हो गई। यहाँ से इसकी वैल्यूज़ को अगर हम लिख लें IB1 के टर्म में, तो ये तो IB1 HI है, ये भी IB1 के टर्म में ही है, इसमें भी कुछ नहीं करना है। यहाँ पर इसको हम IB1 के टर्म में लिख लें तो ये हो जाएगा IB1 1 प्लस HFE का स्क्वायर, ये पीछे आप देख चुके हैं, IB2 की वैल्यू को रख दीजिए केवल, तो ये बन जाएगा और ये वैल्यू आ गई। यहाँ से पूरी तरीके से IB1 को आप कॉमन ले लीजिए, यहाँ के इक्वेशन को हम यहाँ लिख रहे हैं, ये इक्वेशन आपकी बनेगी VI बराबर IB1, यहाँ कॉमन ले लीजिए, तो ब्रैकेट में जो कुछ आपका आएगा वो HI प्लस HI 1 प्लस HFE HI और प्लस 1 प्लस HFE का स्क्वायर इंटू RE, इतनी वैल्यू आ गई। और इसको जब हम डिवाइड करेंगे तो ZI बनेगा VI बटे IB1, इसी को ZI बोलते हैं, और ये जो राइट साइड की पूरी वैल्यू है ये निकल करके आ जाएगी HI प्लस, दिख रहा है सबको, 1 प्लस HFE और प्लस 1 प्लस HFE का स्क्वायर इंटू RE, इतनी ये वैल्यू आपकी ZI आएगी। थोड़ी लंबी चौड़ी वैल्यू है लेकिन आपके समझ में आ गया होगा। इसमें अगर हम अप्रॉक्सीमेशन को थोड़ा सा देख लेते हैं कि अगर हम इसको अप्रॉक्सीमेट करते हैं तो 1 प्लस HFE को अगर हम मान लीजिए HFE मान लें, क्योंकि ये 50 होता है, ये 51 आएगा और ये 50 है, थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं, तो ZI बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं, HI प्लस HI HFE और प्लस HFE का स्क्वायर इंटू RE। अब जरा जो लोग कैलकुलेशन फास्ट कर सकते हैं वो HI को 1100 रख करके, HFE को 50 रख करके, RE को 1 के ये रख करके जब बताइए कि ZI की वैल्यू कितनी आई। HFE को 50 रखिए, RE को 1 के रखिए और HI को 1100 यानी 1.1 के, ये वैल्यूज को रखिए और इससे ZI कैलकुलेट करिए इस फार्मूले में और बताइए क्या है।
इस फॉर्मूले में आपको रखना है। So 1266 100. कितना आया? 1266 100. किलो में बता दो। 1266 kilogram. Point 1 k. कितना? 1266.1 k. कितना? 12? Yes sir. 1266. 1266 आवाज नहीं क्लियर आ रही। 1266 1266.1 k. 0.1 के इतना ना? Yes sir. Yes sir. यानी कहाँ इसको लिखा अगर सर? हम मेगाओं में लिखना चाहें तो 1.266 मेगाओं लिख सकते हैं। Yes sir. इसको अगर हम मेगाओं में लिखना चाहें तो मेगाओं में 1.266 मेगाओं लिख सकते हैं। इसका मतलब है कि जेडाई इसका जो है वो अच्छा खासा आ गया। जेडाई की वैल्यू जो हमारी होती थी नॉर्मली हमारी कितनी आती थी आपको याद होगा। इस केस में तो आपकी इतनी आ गई और नॉर्मली वैल्यू जो आती थी नॉर्मली अगर हम कॉमन कलेक्टर को भी लेके चलें जैसे ये कॉमन कलेक्टर मोड है तो उसमें भी आपने एक बार निकाला था 143 किलो ओम के आसपास और वो भी तब निकाला था जब आदि को आपने कितना लिया था शायद 5 के लिया था उस पर कुछ वैल्यू आपने निकाले थे। और यहाँ पर इसकी वैल्यू कितनी आ गई खाली एक ही डार्लिंगटन पेयर लिया गया तो 1.26 मेगा ओम। कितनी हाई वैल्यू हमें इसमें मिल रही है। तो ये एक इसका इम्पोर्टेंट फैक्टर हो गया कि करंट गेन हमारा काफ़ी ज़्यादा, इनपुट इम्पीडेंस भी काफ़ी ज़्यादा है और जब हम इसमें वोल्टेज गेन निकालते हैं तो वोल्टेज गेन का उतना फ़र्क नहीं पड़ता है क्योंकि वोल्टेज गेन हम लोग ट्रांजिस्टर के केस में वोल्टेज का काम नहीं किया जाता है। वोल्टेज गेन हम लोग एफईटी में देखते हैं लेकिन फिर भी अगर हम इससे निकालना चाहें तो ये हो जाएगा ए आई और आर ई बटे जेड आई। अब ए आई यहाँ पे क्या लिखना है ए आई वही जो एच एफ ई का स्क्वायर आया था 1 प्लस एच एफ ई का स्क्वायर आर ई बाई जेड आई। अब यहाँ भी जब आप वैल्यू रखेंगे तो ये स्क्वायर होने की वजह से वही 2601 इंटू आर ई अपॉन जेड आई। तो वोल्टेज गेन पे उतना फर्क नहीं पड़ेगा वोल्टेज गेन में चेंजेस आएंगे क्योंकि यहाँ पर जब आप जेड आई को रखते हो तो ये 2601 रखेंगे मान लीजिए इसी केस में ले लें 1 के ले लें और ये जब आप लेंगे तो 1266.6 के कुछ बताया था आपने इसको लेकर के आप सॉल्व करेंगे तो वोल्टेज गेन यहाँ पर रिड्यूस हो जाता है। वोल्टेज गेन विल बी रिड्यूस। तो वोल्टेज गेन की यहाँ पे ज़रूरत भी नहीं होती है लेकिन वोल्टेज गेन यहाँ पे रिड्यूस होके आएगा वोल्टेज गेन उतना नहीं रहेगा। उसका रीज़न ये है कि यहाँ पर जेड आई हमारा चूँकि काफ़ी ज़्यादा है पहली चीज़ और दूसरी चीज़ ये है कॉमन कलेक्टर। ये जो आपने मोड यूज़ किया है वो कौन सा यूज़ किया है कॉमन कलेक्टर। इसी को जब आप कॉमन एमीटर में यूज़ करेंगे तो आपको ए भी बहुत अच्छा मिलेगा। तो ये कॉमन कलेक्टर यानी आर ई से जो आउटपुट आपने ले लिया है इस वजह से यहाँ पर ये दिक्कत आएगी। तो ये लगभग 1 के आसपास आना चाहिए यहाँ पे लगभग ये 2 के आसपास आएगा इसके हाई होने की वजह से। तीसरा जो चौथा फैक्टर होता है जेडो वो यहाँ कैलकुलेशन नहीं किया जा रहा है लेकिन ये वेरी लेस आता है वेरी लो। ये करीब 1 ओम 2 ओम के आसपास इसकी वैल्यू आ जाती है। तो एक आइडियल एम्पलीफायर में जो हमें वैल्यू चाहिए होती है आइडियल एम्पलीफायर में जो वैल्यू हमें चाहिए होती है 3 चीज़ें सेटिस्फाई होनी चाहिए। पहला है कि ए आई मच हाई होना चाहिए मच हाई। दूसरा क्या है जेड आई काफ़ी ज़्यादा होना चाहिए वेरी हाई होना चाहिए वेरी हाई। और जेड ज़ीरो हमारा वेरी लो होना चाहिए। ये सारी कंडीशन हमारी यहाँ पर सेटिस्फाई हो जाती हैं इसीलिए ये जो पेयर कहलाएगा इसको हम लोग बोलते हैं डार्लिंगटन पेयर। दिस इज ऑल अबाउट द डार्लिंगटन पेयर।
इसको यूज़ कहाँ करते हैं, जहाँ भी हमें एम्पलीफिकेशन की ज़रूरत पड़ती है तो बजाय 10 ट्रांजिस्टर को लगाने के कि 10 ट्रांजिस्टर लगाएंगे, स्पेस उसमें कंज्यूम होगा, कैबिनेट हमारा बड़ा बनेगा, उसमें हम लोग डार्लिंगटन पेयर को लगाते हैं। आजकल डार्लिंगटन पेयर के तो 4 पेयर के, 6 पेयर के, 8 पेयर के काफ़ी ज़्यादा कॉम्बिनेशन के भी मिलने लगे हैं कि एक छोटा सा ही खाली एक ट्रांजिस्टर के साइज़ के बराबर होता है, उसका भी साइज़, केवल उसी को लगा दीजिए, आपको कोई कनेक्शन वगैरह भी नहीं करना है, वो खुद ही इतना पावरफुल हो जाता है कि बहुत अच्छा वो वर्क करता है। वो कई एम्पलीफायर्स के बराबर अकेला काम करने लग जाता है। तो जहाँ भी पब्लिक एड्रेस सिस्टम वगैरह हैं या जहाँ पे हमें अच्छी नॉइस है, देखिए आप आजकल अकोस्टिकली जो साउंड बॉक्स वगैरह होते हैं जो घरों में साउंड म्यूज़िक सुनने के लिए जो बनाए जाते हैं, उनमें सब में इन चीज़ों को लगाया जाता है। ये इसके यूज़ हैं एम्पलीफिकेशन के लिए। तो एम्पलीफायर में जो सबसे बेस्ट एम्पलीफायर अगर आपसे कोई पूछे तो आप एक ही नाम लेंगे, डार्लिंगटन पेयर। और इसमें 2-3 चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। पहली चीज़ आपको क्या ध्यान रखना है, सोते उठते बैठते लेटते समय कहीं भी जाते समय अगर आपसे कोई करंट गेन की बात करे डार्लिंगटन पेयर के, तो आपको केवल HFE का स्क्वायर बोल लेना है। HFE का स्क्वायर, HFE का स्क्वायर यानी HFE को अगर 50 लेंगे तो स्क्वायर हो गया 2500, यानी इसका गेन लगभग 2500 के आसपास आएगा। एग्जाम में डार्लिंगटन पेयर लिखा हो और आपसे करंट गेन पूछा जाए तो उसमें जो सबसे ज़्यादा वाला करंट गेन है यानी HFE का स्क्वायर, उसको आप बोल दीजिए। HFE अगर 100 हो जाएगा तो 100 का स्क्वायर हो जाएगा, वो आपका 10,000, वो आपका हो जाएगा करंट गेन, यानी स्क्वायर कर देना HFE का स्क्वायर, उससे ज़्यादा ही होगा, उससे कम नहीं हो सकता, ये ध्यान रखिए। तो डार्लिंगटन पेयर के लिए हम लोग हमेशा HFE का स्क्वायर इसका करंट गेन होता है। ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, ट्रिमेंडस क्वेश्चन पूछा जाता है, डार्लिंगटन पेयर का गेन क्या होता है। फिर बात आती है इनपुट इम्पीडेंस, किलो ओम की रेंज में होगा कि मेगा ओम की रेंज में, तो अब आपको बताना है कि इसका इनपुट इम्पीडेंस मेगा ओम की रेंज में आएगा। इसकी इस खास प्रॉपर्टी की वजह से ZI का मेगा ओम में होने की वजह से ही इसको हम लोग FET से कंपेरेबल करते हैं। FET का जो इनपुट इम्पीडेंस होता है वो इनफाइनाइट होता है, और एक्चुअल में इनफाइनाइट क्योंकि आइडियल हो नहीं पाता है तो कुछ ना कुछ मेगा ओम के रेंज में ही जाता है। यहाँ भी हमारा मेगा ओम के रेंज में है, तो यानी ट्रांजिस्टर और FET दोनों को एक तरीके से कंपेयर किया जा सकता है इनपुट इम्पीडेंस के केस में। तो डार्लिंगटन पेयर का इनपुट इम्पीडेंस इन द रेंज ऑफ मेगा ओम, करंट गेन HFE के स्क्वायर के फॉर्म में होगा, और वोल्टेज गेन डिपेंड करेगा कॉन्फ़िगरेशन आपने कैसा लिया है, और ZO जो होगा यानी आउटपुट इम्पीडेंस वो वेरी लो होगा। एक आइडियल एम्पलीफायर के लिए इनपुट इम्पीडेंस हाई होना चाहिए और आउटपुट इम्पीडेंस को वेरी लो होना चाहिए। ये इस वजह से होना चाहिए ताकि एम्पलीफायर खुद से दूसरे एम्पलीफायर को लोड ना करे। ये लोडिंग इफेक्ट हम लोग कल लास्ट लेक्चर में देख चुके हैं, तो उसके हिसाब से लोडिंग इफेक्ट ना आने पाए, इसलिए इनको हाई और लो होना चाहिए। तो ये आज का लेक्चर था। आज हम लोगों ने इसके डार्लिंगटन पेयर के बारे में पढ़ लिया, और इसी के साथ ही हम लोगों ने ट्रांजिस्टर के लो फ्रीक्वेंसी मॉडल को बहुत अच्छी तरीके से समझ लिया और इसको समझ करके पढ़ लिया। अगले लेक्चर में हम लोग FET वगैरह को डिस्कस करेंगे और उसके बारे में जानेंगे कि FET के लो फ्रीक्वेंसी मॉडल को कैसे बनाते हैं। ट्रांजिस्टर का काफ़ी डिटेल में हम लोगों ने इसको स्टडी किया। FET का इतना डिटेल नहीं है, उसमें आसानी से निकल आती हैं चीज़ें, बहुत ज़्यादा टिपिकल नहीं है। ट्रांजिस्टर थोड़ा ज़्यादा टिपिकल होता है, उसका आसान होता है, और इसके लगभग 50% ही एफर्ट्स में उसकी सारी चीज़ें निकल आती हैं। तो कैरी ऑन, आप ऐसे ही पढ़ते रहिए। आज का लेक्चर यहीं ख़त्म करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।